जय उत्तराखंड दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस बात को लेकर परिचित हैं कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से उत्तराखंड मांगे भू कानून ये जो है ट्रेंड कर रहा है। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर टेलीग्राम से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह पर यही डिमांड चल रही है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड जो है इसको अलग से एक भू कानून दिया जाए और ये जो उत्तराखंड का भू कानून दिया जाए वो हिमाचल के भू कानून के तर्ज पर हमें मिले। तो आज की स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अबाउट उत्तराखंड मांगे भू कानून या उत्तराखंड भू कानून क्या है, हिमाचल प्रदेश का भू कानून क्या है, किस व्यक्ति को उत्तराखंड में मूल निवास के आधार पर जो है भूमि का अधिकार मिलेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 क्या है जिसकी मांग लगातार उठाई जा रही है कि उत्तराखंड को भी अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखो आर्टिकल जो 371 है इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्लाइड के आगे, लेकिन फिलहाल बस ये आप लोगों को याद रखना कि इसमें विशेष राज्यों का दर्जा मिला है। और साथ साथ में हम लोग बात करने वाले हैं इनर लाइन परमिट की, जिसके आधार पर उत्तराखंड में लगातार मांग उठाई जा रही है कि उत्तराखंड में भी इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है लागू किया जाए। वर्तमान में देश में मात्र ऐसे 4 राज्य हैं जिनमें इनर लाइन परमिट है, तो इसको भी हम लोग स्लाइड के अंत में जानेंगे। सो गाइज, दिस इज अबाउट मी अनूप गोदियाल, एक्सेल स्टार्ट पॉइंट देहरादून। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके भीतर अगर इन टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट आपका लगता है तो क्वेश्चन जो है जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का स्लाइड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड के युवा वर्ग हैं, हालांकि उत्तराखंड में हर एक व्यक्ति के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है जिसमें उत्तराखंड के युवाओं में काफ़ी आक्रोश और जोश देखा गया है कि वो लगातार उत्तराखंड भू कानून की मांग कर रहे हैं। जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है इसमें अलग अलग जो है प्रकार के अलग अलग जो है रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृतियां, कलाओं आदि से भरपूर जो है एक समृद्ध राज्य के रूप में उत्तराखंड देखा जाता है। किंतु आज उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या के रूप में एक समस्या ये आ चुकी है कि उत्तराखंड की जो कृषि योग्य भूमि है इस पर इस भूमि को बचाने के लिए जो है हमें एक भू कानून की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से दोस्तों उत्तराखंड की भूमि को सुरक्षित किया जाए और बाहरी कोई पूंजीपति या उद्योगपति आकर उत्तराखंड की भूमि को जो है वो अवैध रूप से उस पर जो है कार्य ना कर सके। उत्तराखंड वासियों के लिए जो है ये भूमि यूज में आ सके, कृषि कार्य इसमें अधिक से अधिक हो, इसके लिए लगातार मांगे उठ रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ये उत्तराखंड भूमि कानून जो है ये है क्या। देखो इंग्लिश में इसको याद रखना, उत्तराखंड लॉ लैंड के रूप में इसको जाना जाता है या उत्तराखंड लैंड लॉ के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि उत्तराखंड का भूमि कानून। वर्ष 2000 में 9 नवंबर को जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो इसी समय से जो है भू कानून की जो संरचना थी वो काफी जो है लचीली और मुलायम थी। अर्थात कि उत्तराखंड में जमीन खरीदना जो था वो काफी आसान था किसी भी नागरिक के लिए, देश भर के किसी भी नागरिक के लिए, जिसके द्वारा वर्ष 2000 से ही लगातार उत्तराखंड के क्रांतिकारी लोगों के द्वारा या उत्तराखंडी लोगों के द्वारा ये मांगे उठ रही थी कि भाई उत्तराखंड की जो जमीन है वो उत्तराखंड के वासियों के लिए छोड़ी जाए, न बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए। जिसके बाद जब लगातार सरकार के ऊपर दबाव डाला गया तो उसी समय काफी बड़े स्तर पर जो है उत्तराखंड की कृषि भूमि जो थी, कृषि योग्य भूमि जो थी, इसकी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और मुनाफाखोरी जैसी जो शिकायतें थी उनको रोकने के लिए वर्ष 2000 में कांग्रेस के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी जी, इनके द्वारा वर्ष 2003 में एक कानून लाया गया था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसमें संशोधन किया गया था, जिसके बाद यह तय किया गया कि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आता है और जमीन खरीदना चाहता है तो उसको 500 मीटर वर्ग तक की ही जमीन जो है ये प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ये एक सीमा निर्धारित की गई थी और इसी सीमा को कालांतर में वर्ष 2007 में जो बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद खंडूरी साहब थे, इनके द्वारा जो है इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया था। हालांकि ये जो सीमा थी ये शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती थी, किंतु बाद में क्या हुआ अक्टूबर 2018 में जो उत्तराखंड राज्य की सरकार थी उस समय, इस राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में फिर से संशोधन किया गया और उसके तहत इस अधिनियम की धारा 143 का और धारा 154
दो जो है ख जो है इसको जोड़ा गया था और इस आधार पर जो एक सीमा निर्धारित की गई थी इससे पहले 500 मीटर और 250 वर्ग मीटर की, इस सीमा को ही समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों पहले इन दो धाराओं को जान लेते हैं कि ये दो धाराएं क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग धारा 143 की बात करें तो धारा 143 का के तहत पहाड़ में उद्योग लगाने के लिए जो मालिक होगा जमीन का, यानी कि जो भूमिधर होगा जमीन का, वो चाहे तो अपनी जमीन किसी व्यक्ति को बेच सकता है या कोई व्यक्ति उसे जमीन खरीद सकता है, ठीक है। और जब वो उस जमीन को खरीदकर उस पर कोई भी औद्योगिक प्रयोजन के लिए वो भूमि को खरीदना चाहता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाएगी। यानी कि इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि कोई भी अगर भूमि का मालिक चाहे तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी जमीन बेच सकता है, जिस जमीन पर बाहरी व्यक्ति आकर कोई भी औद्योगिक प्रयोजन जो है उसको कर सकता है। दूसरा, इसी अधिनियम की जो धारा 154 थी जिसमें क्लॉज 4 का जो सब क्लॉज 3 का था उसमें बड़ा बदलाव किया गया था। अब ये क्लॉज क्या था उसको जान लेते हैं। अधिनियम की धारा 154 के अनुसार कोई भी किसान जो है वो 12.5 एकड़ यानी कि लगभग 260 नाली की जो जमीन होती है इसका मालिक हो सकता है, इससे ऊपर की जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन जब इस अधिनियम में चेंज किया गया और एक नया अधिनियम जोड़ा गया, धारा 154(2) जोड़ा गया, तो उसमें ये जो भूमि की बाध्यता थी 12.5 एकड़ की जो सीमा बाध्यता थी इसको खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर जो है कितना भी जमीन कोई बाहरी व्यक्ति खरीद सकता है, इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया। और साथ ही में दूसरा ये भी अनिवार्य था कि अगर किसी व्यक्ति को जमीन खरीदी जाती थी तो उसका किसान होना अनिवार्य है, इसको भी खत्म कर दिया गया। और लगातार इसी के बाद जो है उत्तराखंड की जो जनता है ये मांग कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश के राज्य के भू कानून के आधार पर ही क्या करें, उत्तराखंड के राज्य में भी क्या लिया जाए, भू कानून लाया जाए। क्यों? ताकि बाहरी व्यक्तियों का जो उत्तराखंड में जमीन खरीदना है उसको सीमा कर दिया जाए या सीमा निर्धारित उस पर की जाए, अन्यथा कि जो उत्तराखंड वासी हैं उनके लिए भी जो है जमीन में योगदान हो, वो जो है यहां पर कृषि खेती कर सकें, उनके लिए जमीन का होना अनिवार्य है। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो भू कानून है वो क्या है। हिमाचल प्रदेश के जो संस्थापक कह लीजिए या हिमाचल प्रदेश के जो पहले हमारे पास मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनकी सरकार ने वर्ष 1972 में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था, जिसकी धारा 118 के तहत यह विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि होगी उसको जो है कोई बाहरी व्यक्ति आकर नहीं खरीद सकता। गैर हिमाचली जो है वो हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को नहीं खरीद सकता। हालांकि ये याद रखना दोस्तों कि निवास योग्य भूमि जो होगी उसको खरीदा जा सकता है हिमाचल में, किंतु कृषि योग्य भूमि को नहीं खरीदा जा सकता। इसी अधिनियम के 11वें चैप्टर की बात करें जिसमें कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड के धारा 118 में लिखा गया है कि कोई भी गैर हिमाचली कृषक जो होगा वो जमीन बेचने पर जो है रोक लगा दी जाएगी उसकी, और साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता जो कि किसान नहीं हो। अन्यथा इसका ये मतलब समझिए कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश का एक कृषक हूं जो जमीन बेचना चाहता हूं तो मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को जमीन बेच सकता हूं दोस्तों जो कि किसान हो पेशे से, ठीक है। तो ये जो है 1972 में किया गया था। 2007 में जब इस समय जो है धूमल सरकार आई थी तो धूमल सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इसमें संशोधन किया जाए और जो व्यक्ति पिछले 15 साल से रह रहा हो हिमाचल में उसको जो है ये कृषि योग्य भूमि बेची जाए। किंतु लगातार इनके इस निर्णय का विरोध किया गया 2007 में, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, धूमल सरकार ने इसको बढ़ाकर 30 साल कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति पिछले 30 सालों से लगातार हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहा है और वो अगर कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। तो आज इस प्रकार का एक जो है कठोर कानून बना हुआ है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों इसी प्रकार का कानून की डिमांड कर रहा है उत्तराखंड कि उत्तराखंड के वासियों के लिए भी इसी प्रकार का जो है एक अधिनियम या कानून बनाया जाए। अब अगर बात करें कि उत्तराखंड की जो जमीनें हैं वो उत्तराखंड में किस व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होगा जमीन खरीदने का, तो देखिए दोस्तों जो व्यक्ति उत्तराखंड का नागरिक होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो नागरिकता है भारतीय संविधान में, आप लोग जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता के प्रावधान पढ़ते हैं, और जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट था उसमें नागरिकता से संबंधित बातें।
जिसमें नागरिकता जो है वर्ष 1950 से, यानी कि ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान बनने के दिन से ही जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, अर्थात जो उत्तराखंड में निवास कर रहा हो, उसको उत्तराखंड का निवासी या उत्तराखंड का नागरिक माना जाएगा। और उत्तराखंड के नागरिक की पहचान किस आधार पर होती है? जिस जो है व्यक्ति के पास उत्तराखंड का मूल निवास का स्थायी प्रमाण पत्र हो। और मूल निवास स्थायी प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो प्रारंभ में 1950 के ही बाद रहने वाले सभी जो है उत्तराखंडी लोगों को दिया जाता था। किंतु इसमें संशोधन ये आया था कि जो उत्तराखंड में 1985 के बाद रह रहा हो उसी व्यक्ति को जो है उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो 9 नवंबर सन 2000 को जिस दिन उत्तराखंड बना था उससे लगभग 15 साल पहले से यदि कोई व्यक्ति इस उत्तराखंड की परिधि में रहता हो तो उसे उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसे उत्तराखंड का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 की, तो जरा इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल में इसको जो है हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि उत्तराखंड क्यों डिमांड कर रहा है कि अनुच्छेद 371 के तहत जो है उत्तराखंड राज्य में भी अन्य राज्यों की तरह विशेष राज्य का प्रावधान हो। देखो, विशेष राज्य का प्रावधान होने के फायदे ये हैं कि उस राज्य को जो है कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 जे तक जो है विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है अनेक राज्यों को। सबसे पहले अनुच्छेद 371 की बात करें जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के द्वारा जो है विशेष प्रावधान किया गया है यहाँ के राज्यों के लिए। इस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो ये शक्तियां दे सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल या गवर्नर्स को कि वो चाहें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के इलाकों में तथा गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात के एरियाज के लिए एक जो है डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि जो सेपरेट या पृथक जो विकास बोर्ड होगा इसकी स्थापना कर सकेगा, जिसके आधार पर यह विकास बोर्ड जो है रिपोर्ट तैयार करेगा राज्य की और वो रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल इन रिपोर्ट को लेकर जाएंगे कहां? राष्ट्रपति के पास। और उसके पास इन राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रकार के क्या बनाए जाएं? अधिनियम बनाए जाएं। वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात करें अनुच्छेद 371 ए की, जिसमें नागालैंड राज्य के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि यदि हमारी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो वो नागालैंड पर तब तक जो है लागू नहीं होता है जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इस कानून के, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार न कर ले। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नागा लोग हैं नागालैंड के, उनकी धार्मिक, उनकी सांप्रदायिक और जो सामाजिक जो विशेषताएं हैं, गतिविधियां हैं, वो उनसे जुड़ी रहें, उनसे छीनी ना जा सकें। इसके अतिरिक्त नागालैंड में जमीन खरीदने का जो अधिकार है दोस्तों, वो नागालैंड के ही जो आदिवासी व्यक्ति हैं उन्हीं को दिया गया है। कोई बाहरी व्यक्ति इस प्रकार का जो है जमीन नहीं खरीद सकता। और यही डिमांड उत्तराखंड के जो है अभी लोगों के द्वारा लगातार उठाई जा रही है। अनुच्छेद 371 बी की बात करें तो असम राज्य जो है इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें भारतीय संविधान के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा इस आर्टिकल को ऐड किया गया था, जिसके अनुसार असम के राज्यपाल जो हैं राज्य विधानसभा के जो जनजातीय मेंबर हैं, क्षेत्रों से चुने गए जो सदस्य हैं, उन्हीं में से या फिर कोई ऐसा सदस्य जिनको वो उचित समझे, उनमें से एक ऐसी समिति बना सकते हैं जो समिति विकास से जुड़े हुए कामों के ऊपर क्या करे, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को राज्यपाल तक पहुंचाए और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति पहुंचाए, जिसके बाद राष्ट्रपति जो है इनके लिए विशेष कानून बना सकें। दोस्तों, साथ ही यहां पर एक नोट लाइन ये भी याद रखना कि जो असम है, इस असम में जो है इसी अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 371 बी के तहत जो है गारो, खासी, जयंतिया वाले जो जिले थे जो पहले असम का भाग थे, उनको अलग करके जो क्या किया गया था, मिजोरम राज्य की स्थापना की गई थी। यह भी याद रखने योग्य लाइन है दोस्तों कि जो मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी 1972 जो था उस दिन क्या बना था, मेघालय राज्य भी बना था। तो ये भी जानने योग्य जो है फैक्ट यहां पर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 371 सी की, तो इसमें मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो असम राज्य के मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में जो विधानसभा है इनके लिए चुने गए सदस्यों में से एक समिति बनाए। अनुच्छेद 371 डी और ई में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो है इनके लिए प्रावधान किए गए हैं।
अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश जो है पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही 2014 में तेलंगाना राज्य बना था, और साथ में ये राष्ट्रपति को ये भी अधिकार देता है दोस्तों कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो इक्वालिटी की बात करें, किसमें अवसर में, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें अवसर की समानताओं की बात करें, ऐसे राइट्स दिलाता है आर्टिकल 371 डी। वहीं आर्टिकल 371 ई की बात करें दोस्तों, तो ये संसद को जो है आंध्र प्रदेश में राज्य के जो है अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की या स्थापना करने का पूरा अधिकार देता है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 371 एफ की, जिसमें सिक्किम राज्य को स्पेशल स्टेटस मिला है, जिसमें इस अनुच्छेद के तहत सिक्किम के पास ये पूरा अधिकार है दोस्तों कि जो राज्य की भूमि है उस पर सिक्किम का ही एकाधिकार हो, भले ही यह जो है भूमि उस समय से हो जिस समय सिक्किम का भारत में विलय हुआ था, या उसके बाद जो है सिक्किम राज्य में आया हो। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है सिक्किम में भूमि नहीं खरीद सकता है। 371 जी में जो है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, जिसमें संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून है वो मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि मिजोरम की विधानसभा इस बात को स्वीकार न कर ले या अपना अनुमोदन ना दे दे। वहीं मिजोरम में जो भूमि है, इस भूमि पर भी पूरा अधिकार जो है वो मिजोरम के ही आदिवासियों का होगा। कोई बाहरी व्यक्ति इस पर जो है जमीन नहीं खरीद सकता। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योगपति हैं या जो उद्योग लगाने चाहते हैं कहां पर, मिजोरम में, वो व्यक्ति जो है मिजोरम भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2016 के तहत राज्य सरकार से अनुमति ले सकते हैं। अगर राज्य सरकार ऐसी अनुमति दे दे तो प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं छोटे मोटे, वो यहां पर जो है एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल राज्य में कानून एवं व्यवस्था निर्धारित करने के लिए विशेष दायित्व रखते हैं दोस्तों, जिसमें राज्यपाल चाहे तो राज्य मंत्री परिषद के परामर्श करके क्या करे, व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। कुल मिलाकर ये कहें कि जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री COM शॉर्ट में लिखा है, इससे निष्कर्षण करके या इसके साथ जो है निर्णय करके क्या कर सकता है, कोई भी फैसले ले सकते हैं, अपने जो है निर्णय ले सकते हैं। इसमें राज्य मुख्यमंत्री के जो फैसले होते हैं उनको भी ये बदल सकते हैं, उनको रद्द कर सकते हैं। अनुच्छेद 371 आई में जो है गोवा के लिए स्पेशल प्रावधान है। गोवा के जो राज्य विधानसभा है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 30 सदस्यों की होगी, इससे कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 371 जे जो कि अंतिम प्रावधान है 371 का, वो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष राज्य के प्रावधान करता है, विशेष राज्य का दर्जा देता है। और इस अनुच्छेद के तहत जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है, इसमें पिछड़े जिलों में रहने वाले जो भी लोग हैं उनसे मिलाकर जो एक विकास बोर्ड की स्थापना की जा सकती है। और इसी विकास बोर्ड के आधार पर क्या होगा, इस कर्नाटक या फिर जो हैदराबाद जो स्टेट है उसके लिए क्या किया जा सकता है, नए नए लॉज बनाए जा सकते हैं। तो सारा ये जो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत किए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो कि अंतिम टॉपिक होगा आज की क्लास का, दैट इज इनर लाइन परमिट सिस्टम। उत्तराखंड सरकार लगातार मांग कर रही है कि उत्तराखंड में भी इनर लाइन जो परमिट सिस्टम है वो रखी जाए। इनर लाइन परमिट सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एक जो है ऑफिशियल जो है मान के चलिए कि यात्रा दस्तावेज है। यात्रा दस्तावेज का मतलब ये है कि एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, मतलब आप किसी राज्य में अगर ट्रेवलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वहां के राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, इनर लाइन परमिट जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जब आया था 1873 में, तो इसी के तहत जो है इसको कार्यान्वित किया गया था। आज के समय की बात करें तो टोटल ऐसे 4 राज्य हैं देश में जिसमें ये जो है इनर लाइन परमिट सिस्टम चलता है। शुरू में 1873 में जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे राज्य थे, और बाद में जो है वर्ष 2019 में दिसंबर में क्या कर दिया गया, मणिपुर राज्य को भी इनर लाइन परमिट प्रणाली से जोड़ा गया था। और उत्तराखंड में लगातार सरकार से ये मांग उठाई जा रही है युवाओं के द्वारा कि उत्तराखंड में भी इस प्रकार की जो है इनर लाइन परमिट सिस्टम को शुरू किया जाए। हालांकि अगर इसमें देखा जाए तो इससे जो है टूरिज्म जो है यानी कि पर्यटन जो है वो बाधित होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब देखने योग्य बात है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं।
सो दोस्तों आज की स्लाइड के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई रियली होप आपको जो है उत्तराखंड जो भू कानून की मांग उठ रही है, ये भू कानून की मांग समझ में आई होगी। और अगर स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट है या कोई भी आप लोगों का सजेशन होगा तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। आपके जितने भी डाउट्स है उसको जल्द से जल्द जो है आंसर दिया जाएगा संस्थान के द्वारा। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर जितना ज़्यादा हो सके कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नेक्स्ट टाइम किसी नए जो है टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।